हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर, आपदा प्रबंधन एक परिचय के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, आपदा से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती हैं और अल्प समय में ही धन जन की अपार क्षति पहुंचा देती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती हैं। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयावह घटना आपदा का, दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाली अकस्मात घटना आपदा कहलाती है, यानी डिजास्टर कहलाती है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर हो जाएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक व अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों का विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रावधान कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और ये निर्णय दीर्घकालीन में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी के विनाश लीला से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन क्या है? उत्तर हो जाएगा, आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इसमें धन जन एवं संसाधन की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग है? उत्तर हो जाएगा, उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। ऐसे फोन के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत ही बिना विश्वसनीय आवाज एवं डाटा संचार प्रदान करने हेतु एवं इसे सुविधानुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार को संबंधित या क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा की पूर्व आशंका का ज्ञान होता है। अतः आपदा आने के पूर्व एवं आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार द्वारा नीतिपरक एवं प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों को करना शामिल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है। जैसे पहला, प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैश्विक घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि। और दूसरा होता है मानव जनित आपदा, वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव को हानि पहुंचती है, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे रेल या रेल मार्ग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे आदि। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार एवं सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, कैसे? उत्तर हो जाएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात एवं भूकंपीय आपदा आती है। बाढ़ तो बिहार की स्थिति नियत बन गई है। उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की परेशानी को झेलते हैं। सूखा का प्रभाव दक्षिण पश्चिमी और मध्य दक्षिण बिहार में अधिक पड़ता है। तूफान का प्रभाव बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक पड़ता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा,
आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना, बर्नौली आदि का उपयोग करना, आग के फैलाव को रोकना, बालू मिट्टी या तालाब के जल का उपयोग करना एवं यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली का तार काट देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय इस प्रकार हैं। पहला, भवनों के आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। दूसरा है, लंबी दीवारों का सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट की कॉलम होने चाहिए। नींव मजबूत एवं भूकंप रोधी होनी चाहिए। दरवाजे तथा खिड़कियां की स्थिति भूकंप रोधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तूफान मौसमी क्या है? उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर-नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में तूफान मौसमी आता है। इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से प्रेषित करता है। यह जल नदी में चढ़कर विस्तृत क्षेत्र को जलमग्न कर देता है जिससे धन जन की अत्यधिक हानि होती है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, पेड़ और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्न उपाय हैं। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, भूकंप एवं सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो काफी विनाशकारी होता है। भूकंप से बचाव के भिन्न तरीके हैं, जैसे भूकंप के सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए, भूकंप रोधी मकान बनाया जाना चाहिए, जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए, विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दे दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनामी से बचने के भिन्न तरीके क्या हैं? तो जानते हैं, समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सुनामी के प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचानी चाहिए। और हम फ्रेंड्स बता दें आपको कि सुनामी हमेशा समुद्र में ही आता है, इसलिए इसमें समुद्र के नजदीक जो तटबंध होते हैं उसको मजबूत करने का इसमें बात किया गया है। अगला प्रश्न है, भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? उत्तर हो जाएगा, यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार एवं नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात के कच्छ प्रदेश शामिल है। इसे जोन 5 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्र विभाजित करने हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अध्यक्ष अखिल से मापते हैं। भारत को निम्नलिखित भूकंप क्षेत्रों के वर्गीकृत कीजिए। तो पहला जोन में आता है, इसके अंतर्गत भारत के दक्षिणी पठार भाग आता है जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। दूसरे जोन के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप की तीव्रता बहुत कम होती है। तीसरे जोन में इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। चौथे जोन के अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सब क्षेत्र भूकंप से अधिक खतरनाक क्षेत्रों में आते हैं। पांचवें जोन के अंतर्गत गुजरात के कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग, सिक्किम राज्य सम्मिलित है जो भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक विदय होता है, उस ध्यान को ही कंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उठन वाली टांग
समकोण पर चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचती है, धरातल के उस भाग को अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगों का प्रभाव अधिक मिलता है। अधिकेंद्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, प्रभाव कम होता जाता है। अगला प्रश्न है, सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, सुखाड़ हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डालता है। जैसे सूखा से कृषि उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलों की बुआई नहीं हो पाती है या बुआई देर से हो पाती है। अगले जैसे की स्थिति है, सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाती है। सूखा के कारण पशु चारे में कमी हो जाती है। सूखा के कारण पेयजल की कमी हो जाती है। इससे खरीफ फसल की बहुत अधिक प्रभावित होता है। सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, निम्न उपायों द्वारा सुखाड़ प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध बनाकर, छोटे छोटे जलाशय बनाकर, सुखाड़ क्षेत्रों में वृक्षों की सघनता में वृद्धि कर, शुष्क फसलों की बुआई एवं ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर, नहरों द्वारा सूखे क्षेत्र में जल पहुंचाकर। अगला प्रश्न है, सूखे के परिणाम का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, सूखे की स्थिति में फसलें नष्ट हो जाती हैं। नष्ट हो जाने से खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता है, जिससे खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को अकाल कहते हैं। फसलों के सूखने के कारण मवेशियों के लिए चारा का अकाल हो जाता है, साथ ही सभी जीवों के लिए जल का अभाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करें। सुनामी से बचने का विभिन्न तरीके हैं। जैसे समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सुनामी के प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपायों को लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि के बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के तटबंध बनाना चाहिए। समुद्र क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण तट से दूर किया जाना चाहिए। गृह निर्माण का कार्य समतल भागों की अपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए तथा मकान निर्माण इस प्रकार हो कि भूकंप एवं सुनामी लहर का प्रभाव कम से कम हो। अगला प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जान, माल एवं मवेशी नीति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक प्रबंधन के बाद सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन, पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमा होता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल के भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी के तटबंध पर दबाव बढ़ता जाता है। फलतः तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से बचाव के सुझावों को लिखे। उत्तर हो जाएगा, हाथों से स्ट्रेचर बनाना। इसे दो व्यक्ति एक दूसरे की कलाई पकड़कर अस्थायी स्ट्रेचर बना लेते हैं। ऊपरी कपड़े द्वारा स्ट्रेचर बनाना। कमीज आदि का प्रयोग कर कपड़ों के दोनों तरफ डंडे डालकर स्ट्रेचर बनाकर घायल व्यक्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जा सकता है। ट्यूब में हवा भरकर भी तैरने के लिए प्रयोग होता है। केले के पेड़ के तनों का प्रयोग भी बचाव के लिए किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। उत्तर हो जाएगा, बिहार में बाढ़ आने के कारण निम्न है। जैसे पहला है, उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। नदियों में सिल्ट के जमने से तली का गहराई कम हो जाता है। बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तित करती रहती है। उत्तर बिहार की मैदानी भाग में छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधी उपाय का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक संख्या में जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ के निम्न कारण हैं, जैसे नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचने से बाढ़ आती है। वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में मिट्टी के जमा होने से बाढ़ आती है। वनस्पतियों की कटाई के कारण बाढ़ आती है। कमजोर तटबंधों के कारण उसके टूट जाने से बाढ़ आती है। अगला कारण है, बाढ़ से सुरक्षा संबंधी निम्न उपायों को किया जा सकता है। जैसे बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। बाढ़ पूर्व ही दवा, खाद्य एवं पेय जल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। नदियों के तटबंध को नियमित मरम्मत कार्य होते रहना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा कोसी, गंडक, महानदी आदि द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है, जिससे मानव जीवन, पशु जीवन एवं फसलों को अपार क्षति पहुंचती है। यही कारण है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमस्खलन क्या है, इसका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है। उत्तर हो जाएगा, कुछ नदियों के स्रोत हिमाच्छादित होता है। वर्षा के बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से नदियों में अचानक बहुत अधिक पानी बहने लगता है। मैदानी भागों में बहाव में अवरोध होने पर यह किनारों को तोड़कर अगल बगल के क्षेत्रों में जलमग्न कर देता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य इसके प्रभाव में रहता है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। तो भूस्खलन के कई रूप होते हैं, जिनमें प्रमुख है शैल अथवा मृदा अपवर्तन, जिसे अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाती है। समर्पण, इससे बड़े शैल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरते हैं। अगला है प्रवाह, इसमें लगातार शैलों के गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह के क्या कार्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा, संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही है। इसमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए सेट फोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और सी कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपोंडर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा काल में वैकल्पिक संचार संसाधन का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा काल में सड़क, रेल लाइन, टेलीफोन लाइन के टूट जाने से संचार व्यवस्था भंग हो जाती है, जिससे बचाव एवं सहायता कार्य में कठिनाई होती है। इस कठिनाई से बचने के लिए हेलीकॉप्टर, नार्वे, मोबाइल और वॉकी टॉकी का सहारा लिया जाता है। वायरलेस और टेलीविजन की मदद पहुंचाने में सहायक होते हैं। लाउड स्पीकर का भी सहारा लिया जाता है। वर्तमान में होम रेडियो वैकल्पिक व्यवस्था में उत्तम साधन है। इसमें टावर इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें संबंध बनाने के कार्य सैटेलाइट से होता है। संचार उपग्रह से भी आपदा संबंधी जानकारी मिलती है। संचार उपग्रह पर आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः ऐसे समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर हो जाएगा, संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं, जैसे केबल का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना,
4 भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाता है, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल आपदा प्रकट गनीजात दिलाने हेतु किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। आकस्मिक प्रबंधन मुख्यतः बाढ़, सुनामी, पूर्वपाग जैसी घटनाओं के समय किया जाता है, जिससे प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, दवा, गौरव, प्राथमिक उपचार आदि सम्मिलित है। आकस्मिक प्रबंधन के फलावयोलोगांग जान माल के नुकसान को तत्काल कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए? उल्लेख करें। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में लोगों को बाहर निकालना चाहिए एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देना, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी, बर्फ से सालाना बर्नौली आदि का प्रयोग करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकना, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना एवं यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली के तार काट देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो नागरिक सुरक्षा के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे नागरिकों को आपदा के संकट से बचाव करना, उनका प्राथमिक उपचार करना, खतरे के विषय में जानकारी देना तथा जीवन को सामान्य करने में उन्हें सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, वज्रपात किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उसमें आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, इसे वज्रपात कहते हैं। इससे पशु और मनुष्य मर जाते हैं, मकान टूट जाते हैं और पेड़ों की डालियां भी टूट जाती है। अगला प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए? उल्लेख करें। तो उत्तर हो जाएगा, आग लगने की स्थिति में निम्न प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आग पर सर्वप्रथम नियंत्रण करना, आग में फंसे हुए लोगों एवं मवेशियों को बाहर निकालना, आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार की व्यवस्था करना, आग के दौरान छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी द्वारा उतारने का कार्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर जाएगा, आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक निम्न हैं, जैसे स्थानीय प्रशासन। आकस्मिक प्रबंधन के ये सबसे प्रमुख घटक है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही आपदा आने के पूर्व, आपदा आने के पश्चात, समय एवं आपदा के बाद विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा जैसे कि स्वयंसेवी संगठन, आकस्मिक प्रबंधन का यह दूसरा घटक है। यह सरकार से सहायता प्राप्त कर अथवा अपने स्तर पर आपदा के समय लोगों की मदद करता है। तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत यह तीसरा घटक है। यह आपदा आने पर तत्काल लोगों की मदद करता है। अगला प्रश्न है, अगस्त और फरवरी में किस महीने में ओलावृष्टि से अत्यधिक हानि होती है? तो कभी कभी उत्तर देगा, कभी कभी वर्षा के समय पानी से अधिक वर्षा के टुकड़े की बौछार होने लगती है, इसे ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि तो कभी भी हो जाती है, परंतु खरीफ फसलों के समय की ओलावृष्टि से अत्यधिक बर्बादी होती है। सब्जियां और अनाज के फसल नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। फरवरी महीना की ओलावृष्टि से अत्यधिक हानि होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है और क्यों? उत्तर जाएगा, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र ज्वालामुखी पर्वतों से भरा है। इसे अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से भी अत्यधिक प्रभावित है। यही कारण है कि यह क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है। हाल में जापान में आई सुनामी इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हैम रेडियो की उपयोग पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, इसे एमच्योर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसके संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता जनरेटरों या बैटरी की पूर्ति द्वारा किया जाता है। हैम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में
किया जाता है। इस संचार प्रणाली में कोई भी बाहरी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपदा के दौरान सूचना के प्रेषण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात किसे कहते हैं? उत्तर जाएगा, जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। और चक्रवात में दोस्तों किसी किसी का छप्पर का घर भी उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, ओलावृष्टि किसे कहते हैं? तो वर्षा के साथ साथ बर्फ के बड़े टुकड़ों के बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। खड़ी फसलों के समय ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी होती है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन को कैसे सफल बनाया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा, खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन को सफल बनाता है। अगला प्रश्न है, 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियम कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली किस गैस के कारण भयंकर दुर्घटना हुई थी? तो 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियम कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के निकलने से भयंकर दुर्घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, बर्नौल नामक दवाई किस काम में प्रयुक्त होती है? तो उत्तर हो जाएगा, जले लोगों का प्राथमिक उपचार के रूप में जले भाग पर बर्नौल मरहम का लेप लगाना उचित होता है, जिससे उसका दर्द भी कम होता है। अगला प्रश्न है, ओलावृष्टि क्या है? इसके आर्थिक दुष्परिणाम बताएं। तो जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे संपन्न होती है तब वर्षा हिम कणों के रूप में मटर के आकार से लेकर बड़े बड़े गेंद के आकार में गिरने लगता है, इसे ही ओलावृष्टि कहते हैं। इससे फसलों एवं पशुधन की भारी क्षति होती है। खड़ी फसलों के अलावे खेत खलिहान में रखी फसल की भी हानि होती है। अगला प्रश्न है, मेघ अस्फोट क्यों और कहां अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा, गर्म एवं आर्द्र पर्वतीय ढालों से टकराकर तेजी से मेघ के रूप में घनीभूत होकर तीव्र झंझावात का निर्माण करते हैं। इसमें मौजूद जलवाष्प तेजी से संघनित होकर मोटी धार के रूप में नीचे गिरता है, इसे ही मेघ अस्फोट कहते हैं। कभी कभी तो यह वर्षा नदी की पतली धारा के समान होती है। 15-16 जून 2013 को उत्तराखंड में मेघ अस्फोट के कारण हजारों लोग काल कलवित हो गए, अर्थात मर गए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।